इमदाद भाई को अगले रोज सुबह 11 बजे तक इल्म हो गया था कि कर्नल आरिफ को दिए गए तीनों चेक कैश करवा लिए गए हैं, जिसका मतलब यही था कि मुर्गा फंस चुका है और अब वो इस डील से फिर नहीं सकता। दोपहर को उसने शहर के एक 4 स्टार होटल में किसी जाली नाम से बुक करवाए गए कमरे में कर्नल आरिफ से मुलाकात करनी थी। कर्नल उसका मुंतजिर था। इमदाद भाई के साथ 2 और आदमी थे जिन्हें कर्नल आरिफ ने आज से पहले उसके साथ कभी नहीं देखा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि ये लोग बड़े मंझे हुए फौजी हैं और इनका नॉलेज भी नाकाबिले चैलेंज है। उन्होंने कर्नल आरिफ से आधे घंटे तक मुसलसल उसकी मुहैया करदा सिक्योरिटी प्लान पर सवाल जवाब किए थे। अब उन्हें भी यकीन होने लगा था कि कर्नल आरिफ ने एटमी प्लांट में दाखिल होने का जो रास्ता बताया था वही वाहिद रास्ता था जो पाकिस्तानी फौज से महफूज था। उनमें से एक ने मशवरा दिया, आप कल से 10-15 रोज की छुट्टी ले लें। कर्नल आरिफ ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन बाकी रकम मुझे कितने दिन के बाद मिलेगी? ख्याल रहे ये रकम मैं इसी मुल्क में और गैर मुल्की करेंसी में लूंगा। इमदाद भाई ने कहा, कर्नल अब आप हमारे पक्के दोस्त बन गए हैं, हमारे खेल में धोखे की गुंजाइश नहीं होती, यहाँ कोई किसी से धोखा नहीं कर सकता। तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर बाकी रकम मिल जाएगी। ये आज से 3रा दिन भी हो सकता है और आज से 10वां दिन भी। कर्नल आरिफ ने कहा, ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि उनमें से एक नौवारिद ने कर्नल आरिफ का तैयार करदा सिक्योरिटी प्लान अपने ब्रीफ केस में रखते हुए कहा, मुतमईन रहो। तीनों थोड़ी देर बाद कमरे से निकल गए। वो बड़े होशियार लोग थे, रॉ के इंतहाई चालाक और बेहतरीन एजेंट, लेकिन नहीं जानते थे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग साए की तरह उनके ताक़ुब में हैं। ये लोग मुस्तकिल निगरानी में आ चुके थे। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अब वो बच कर जा सकें। उनके मेहमानों और मेजबानों, हरकत सकनात, नक्लो हरकत, हर चीज पर इंटेलिजेंस की कड़ी नजरें लगी हुई थी। कर्नल आरिफ ने अगले ही रोज एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 10 रोज की छुट्टी ले ली। पाकिस्तान के एटमी प्लांट को SSG के जांबाजों ने घेरे में ले रखा था। उस तरफ आने वाले रास्तों से हवा का गुजर भी मुश्किल था, लेकिन उस अंधेरी रात प्लांट से करीबन 10 मील दूर शाम ढले एक वैगन आकर रुकी, जिससे 5 साए बरामद हुए और वैगन आगे बढ़ गई। ये लोग कर्नल आरिफ के बताए हुए खुफिया रास्ते पर सफर करने लगे। वो बड़े चौकन्ने और मुस्तैद थे। मामूली आहट पर उनके जिस्मों में बिजली सी दौड़ जाती थी और उनके हाथों में थामे तबाहकुन हथियार जो उन्होंने मकामी देहातियों की तरह ओढ़ी हुई बड़ी बड़ी चादरों में छुपा रखे थे, उन पर उनके हाथों की गिरफ्त मजबूत हो जाती। रात का अंधेरा फैलने लगा था जब उनका प्लांट से फासला बमुश्किल 1 मील रह गया था कि अचानक उनकी आंखें अंधी हो गईं। उन पर चारों तरफ से सर्च लाइट्स पड़ने लगी थीं और सैकड़ों पाकिस्तानी कमांडोज जो झाड़ियों, दरख्तों, पथरीली चट्टानों का हिस्सा बने बैठे थे, उन पर ऑटोमेटिक राइफलें ताने खड़े थे। इससे पहले कि उन्हें सूरत हाल की मुकम्मल समझ आए, अचानक ही कुछ कमांडोज चीतों की तरह उन पर लपके और उन्हें बेबस करके जमीन पर डाल दिया। रॉ के एक एजेंट के मुंह से बमुश्किल निकल पाया, ट्रैप। वो बुरी तरह फंस गए थे। उनके हाथ पीछे बांधे जा रहे थे और आंखों पर पट्टियां बांधी जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक फौजी ट्रक में नामालूम मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। 1 घंटे के मुसलसल सफर के बाद जब उन्हें एक कमरे में ले जाकर उनकी आंखों से पट्टी उतारी गई और उनकी आंखें किसी कदर देखने के काबिल हुई तो कर्नल आरिफ उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। वेलकम टू कहूटा। कर्नल आरिफ की आंखों से शोले बरस रहे थे। दूसरी तरफ इमदाद भाई के यहाँ मामूल की पार्टी चल रही थी जब उनके दौलत खाने पर हमला हुआ। सफेद पोशों की फौज ही अंदर घुस आई थी। उन्होंने इस तकरीब से ज़ेब और इमदाद भाई के अलावा 2 लड़कियों और 7 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया। उन्हें अपनी जीपों में फेंका और बर्क रफ्तारी से उस समत को चल दिए जिधर से आए थे। अगले रोज अखबारात की चीखती चिल्लाती सुर्खियां पाकिस्तान के ख्वाब गफलत में सोए हुक्मरानों और अवाम को गुजरी रात की कयामत का अहवाल सुना रही थी। पाकिस्तानी अवाम को इल्म हुआ कि भारतीय इंटेलिजेंस, रॉ और मोसाद ने मिलकर एटमी प्लांट की तबाही का मंसूबा तैयार किया था, जिसे ISI ने दुश्मन के नापाक इरादों समेत खाक में मिला दिया। खबर में बताया गया था कि पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों को एक लिसानी जमात के सरकर्दा रहनुमा की पुश्त पनाही हासिल थी, जो बज़ाहिर हुब्बुल वतनी का लिबादा ओढ़े दरअसल पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा था। अगले रोज सारी दुनिया के सिफारती हलकों में इस वाक़े की गूंज सुनाई दे रही थी और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करने वाले मगरबी प्रेस को यकीन होने लगा था कि पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्लांट की निगरानी पर मामूर आहनी हाथों की गिरफ्त
दोस्त कभी नहीं टूट सकती। कहूटा एक मर्तबा फिर दुश्मन के सीने पर मूंग दल रहा था। रॉ और मोसाद के लिए ये चोट तिल मिला देने वाली थी। उनके नापाक अज़ाइम पर पानी फिर गया था। रॉ के लिए इस मर्तबा मोसाद का रद्द अमल चौंका देने वाला था। उमूमन ऐसे मौके पर ब्रिगेडियर शमीर गुस्से से पागल हो जाया करता था, लेकिन इस मर्तबा उसने किसी शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। उसने रॉ में अपने हम मनसब से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा था कि वो अपने हौसले कायम रखें और काम जारी रहना चाहिए। उसने अमरीश पुरी के बेहतरीन एजेंटों की गिरफ्तारी पर उससे इजहार हमदर्दी करते हुए उसे यकीन दिलाया था कि वो ISI के इस जोरदार थप्पड़ का जवाब वक्त आने पर जरूर देगा। अमरीश पुरी के लिए मोसाद के सरबराह का ये रवैया बड़ा चकरा देने वाला था। वो अपनी दानिस्त में शायद यही समझ रहा था कि मोसाद चूंकि उनकी मदद के बगैर कहूटा तक रसाई हासिल नहीं कर सकती और यही जरूरत शमीर की मजबूरी है, लेकिन चाणक्य के चेलों को ये समझ ना सकी कि उनके मुकाबले में उनके गुरु आ गए हैं। मोसाद के सरबराह को अचानक ही दूसरे महाज पर बड़ी कामयाबी की उम्मीद हो चली थी। इराक की मुसलसल बढ़ती हुई ताकत और इसराइल के खिलाफ उसके अज़ाइम ने ब्रिगेडियर शमीर की तवज्जो उस तरफ बढ़ा दी। इराक और भारत के करीबी ताल्लुकात के हवाले से शमीर ने एक मंसूबा तरतीब दे दिया था। अबू अहमद की कोशिशों से मखसूस जरूरत की कुछ अशिया इराक पहुंचने के बाद से मोसाद की इत्तला के मुताबिक अब इराक इस पोजीशन में आ गया था कि न सिर्फ वो इसराइल के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके, बल्कि अब उन्हें इराक की तरफ से किसी अचानक जारहियत का खतरा भी दरपेश था। मोसाद के साजिशी दिमागों ने कुछ और ही सोच रखा था। वो लोग इराक की आड़ में आलम इस्लाम की सारी ताकत का शिराजा बखेर देने का घिनौना मंसूबा तैयार कर चुके थे। उन्होंने मुसलमान दुनिया को बड़े पैमाने पर आपस में लड़ा देने का फैसला कर लिया था। ब्रिगेडियर शमीर ने खुद इराक के साथ जंग में उलझने की बजाय इराक को अमेरिका के साथ टकरा देने का घिनौना मंसूबा तैयार कर लिया था। वो जानता था बरतानवी हुकूमत खुसूसन इराक से नफरत करने लगी है। हाल ही में इराक के 6 सिफारतकारों का बरतानिया से इखराज इसका बहुत बड़ा सबूत था। बरतानिया के जरिए मोसाद अमेरिका को राम कर सकती थी, रॉ के जरिए मोसाद इराक को चक्कर दे सकती थी। इस मर्तबा शमीर ने रॉ को बेखबर रखकर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। रॉ के साथ तवील डीलिंग के बाद उसे अंदाजा हो चला था कि उसने इन लोगों की चालाकी होशियारी के जो किस्से सुन रखे हैं वो सिर्फ कहानियों की हद तक ही सच हो सकते हैं। यहूदी हिंदू से कई गुना बड़े व्यापारी थे। वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते थे। मोसाद ने भी घाटे का सौदा नहीं किया था। उसने फिलवक्त पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम की तबाही में रॉ का साथ दिया था, महज इसलिए कि भारत से ज्यादा इसराइल इसका ख्वाहिशमंद था। और अब मोसाद का चालाक भेड़िया चाणक्य के चेलों को इस्तेमाल करने जा रहा था। बरतानवी अखबार ऑब्जर्वर का सहाफी फरजाद बाजोफ्ट, जिसे इराक ने जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दी थी, मोसाद के लिए तुर्प चाल साबित हुआ। इस मसले पर मोसाद ने इतनी आग भड़काई कि बरतानिया और इराक के दरमियान सर्द जंग की सी कैफियत पैदा कर दी। अब मोसाद किसी ऐसे मौके की तलाश में थी जब लोहा गर्म हो और वो चोट करे। ये मौका बिलाखिर उसे मिल गया। उस रोज बगदाद के भारतीय सिफारत खाने में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें इराक के आला हुक्काम को बतौर खास मदऊ किया गया था। इस तकरीब की जान भारतीय सिफारत खाने की वेलफेयर ऑफिसर मिस गीतांजलि थी। गीतांजलि बंगाल नैजाद ब्राह्मणजादी थी। उसे देखकर बंगाल के जादू के सर चढ़कर बोलने का यकीन होने लगता। अंग्रेजी और अरबी पर उसे उबूर हासिल था। अपनी पहली तयनाती के चंद दिनों बाद इराक के सिफारती हलकों में उसकी पजीराई तवक्को से बढ़कर होने लगी। उस रोज भी गीतांजलि जाने महफिल बनी इधर उधर भागती फिरती थी। इराक की बगदाद में मौजूद करीबन सभी आला शख्सियात यहाँ मौजूद थी। गीतांजलि जो सबकी दिलचस्पी का मरकज थी, खुद उस इराकी नौजवान से हंस हंस कर बातें कर रही थी जिससे उसका तारुफ चंद रोज पहले ही हुआ था। गो के इस नौजवान ने, जिसका नाम फवाद था, खुद को पुलिस सर्विस से मुताल्लिक बताया था, लेकिन गीतांजलि जानती थी कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। फवाद के लिए गीतांजलि के पास वो सब कुछ था जो किसी भी इस कमाश के मर्द की जरूरत हो सकती है, और सबसे बढ़कर ये कि गीतांजलि को उसकी खुसूसी तरबियत भी हासिल थी। वो रॉ का बेहतरीन हथियार थी, ऐसे हथियार जिन्हें रॉ संभाल कर और एहतियात से इस्तेमाल करती है ताकि उनका वार कभी खाली न जा सके। इंटेलिजेंस का आला ऑफिसर होने के नाते फवाद को इराक के दीगर शहरियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा आजादी हासिल थी। आम हालत में कोई इराकी शहरी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो किसी गैर मुल्की के साथ इस तरह गुलछर्रे उड़ाता फिरे जिस तरह अगली रात वो गीतांजलि के साथ उड़ा रहा था। बगदाद के होटल अल रशीद में उसका खुसूसी कमरा बुक रहता था, जहां आज गीतांजलि उसकी मेहमान थी। तेल के कुओं का मामला कहां तक पहुंचा?
गीतांजलि ने लोहा गर्म देखकर चोट की। अब तक वो अपने हाथ से 3 जाम बनाकर उसके हलक से नीचे उतरवा चुकी थी। मोसाद को इल्म था कि इराक और कुवैत के दरमियान रमला में मौजूद तेल के ज़खायर पर अंदर ही अंदर एक तनाज़ा चल रहा है। इसकी वजह कुवैत की तरफ से ईरान इराक जंग के दौरान इराक को दिए जाने वाले कर्ज की वापसी का तकाजा था। जब से कुवैत ने इराक से कर्ज वापस मांगना शुरू किया, इराकियों ने इस जुर्रत की सजा कुवैत को देने की ठान ली। फवाद नशे से डगमगाते हुए डींगे मार रहा था। बोला, उन्हें सजा देने का फैसला हो चुका है। गीतांजलि तारीख खुद को दोहराएगी और हम कुवैत को दोबारा इराक का हिस्सा बनाने का फैसला कर चुके हैं, खा इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। गीतांजलि ने जाम तैयार करके उसकी तरफ बढ़ाया और ये अरब लीग का इजलास। फवाद ने कहा, लानत भेजो इस पर। हम क्या अहमियत देते हैं इन 2 कौड़ी के बादशाहों और शेखों को। ये ड्रामा भी चलता रहेगा, लेकिन कुवैत को बिलाखिर इराक का हिस्सा बनना पड़ेगा। फवाद अब वाकई आउट होने लगा था। इस बात का इम्कान मौजूद था कि किसी भी लम्हे उसकी कोई गलत हरकत होटल इंतजामिया को मुतवज्जे कर दे, क्योंकि इस होटल पर इराकी इंटेलिजेंस की कड़ी नजरें लगी थी। गीतांजलि ने कहा, ओके हनी, अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है, वहाँ लोग परेशान हो रहे होंगे। उसने फवाद के गले में बाहें हमाइल की, लेकिन अभी वो इतना मदहोश भी नहीं था कि इन कीमती मामूलात का इफ्जाना गीतांजलि से वसूल न करता जो उसने गीतांजलि को फराहम की थी। उसने खुद को गीतांजलि समेत पलंग पर ढेर करते हुए कहा, चली जाना जान। गीतांजलि के लिए ये कुछ नया, चौंका या घबरा देने वाला नहीं था। इस फन में खुसूसी महारत हासिल करने के बाद ही वो इस मनसब तक पहुंची थी। रॉ की काबिल एजेंट ने फवाद को सब कुछ दिया जिसकी एक मर्द ख्वाहिश कर सकता है। रात एक पहर ढलने लगी थी जब इराकी इंटेलिजेंस की गाड़ी उसे उसके ठिकाने तक छोड़ गई थी। अगले ही रोज रॉ की तरफ से इस मुलाकात की मुकम्मल रुएदाद और गीतांजलि का ये ख्याल कि इराक ने कुवैत पर कब्जे का फैसला कर लिया है, मोसाद को मिल गई। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।